पिछले उसमें हमने देखे थे संगठन के सिद्धांत पे मैंने बताए थे। संगठन के सिद्धांत बताए थे, पदों-सोपान, आदेश के नियंत्रण, समन्वय, केंद्रीय। हमने बहुत सारे विद्वानों के सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें से जितने हमने पढ़े थे सिद्धांत, उनका विश्लेषण करके कुछ मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें से आज पहला हम देखेंगे पदों-सोपान संगठन के सिद्धांत में। तो पदों-सोपान को विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, जैसे मुनि और रेली ने इसे सीढ़ी नुमा प्रक्रिया कहा है, मुनि ने इसे पहाड़ियों के समान प्राचीन कहा है। उन्होंने कहा है कि पदों-सोपान व्यवस्था में एक तरफ तो संगठन की एकरूपता बनी रहती है तथा दूसरी तरफ सत्ता का हस्तांतरण भी होता रहता है। सभी कार्य इसमें उचित माध्यम से होता रहता है, इसीलिए इन्होंने इसे पहाड़ियों के समान प्राचीन कहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक इंसान है, ठीक है, वो हेड है, ठीक है, वो अपने से नीचे वाले को बोलता है काम के लिए, ठीक है। फिर सत्ता क्या हस्तांतरण हो जाता है, इसके पास आती है सत्ता, फिर ये अपने से नीचे वाले को बोलता है। अब इसके पास है सत्ता, ये अपने से नीचे वाले को बोलेगा, फिर इसके पास है सत्ता, ये अपने से नीचे वाले को बोलेगा। तो इस तरह स्थानांतरण होता रहता है सत्ता का। और ये इसी तरह से उचित माध्यम से प्रॉपर वे से ये जो सत्ता क्रमवत नीचे नीचे जा रही है, पहाड़ियों के समान। मतलब जैसे एक पहाड़ी होती है, ठीक है, एक पहाड़ी है, इसमें पहाड़ी, ये एक पहाड़ी है, तो ये देखिए त्रिकोण सा बन रहा है ना, नीचे 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 जा रही है, नीचे 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 जा रही है। तो इसीलिए मुनि ने इसको पहाड़ियों के समान प्राचीन कहा है। ये बहुत सालों से ऐसे होता आया है, कब से होता है ये किसी को नहीं पता है, पर बहुत सालों से सत्ता इसी तरह से काम कर रही है। हेनरी फ्यूल ने इसका स्केलर श्रृंखला कहा है। स्केलर श्रृंखला क्या है, स्केलर श्रृंखला क्या है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या है स्केलर श्रृंखला, ठीक है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। एक पिरामिड की भांति, अभी जो मैंने बनाया था वो एक पिरामिड ही था, एक पिरामिड के भांति होता है ये, ठीक है। शीर्ष पदाधिकारी का नियंत्रण होता है, जो हेड होता है उसका ही नियंत्रण होता है नीचे वाले पे, नीचे जितना भी स्टाफ होता है उस पे इसका नियंत्रण होता है। उचित माध्यम से नियम का पालन ऊपर से नीचे की ओर। फ्यूल ने कही थी ये बात कि जो काम होता है वो प्रॉपर वे से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। हेड जो है वो अपने से नीचे वाले को बोलता है, फिर ऐसे ही करके यहाँ भी एक पिरामिड बनता है, ये अपने से नीचे वाले को बोलता है, फिर यहाँ भी एक पिरामिड बनता है, ये अपने से नीचे वाले को बोलता है। इस तरह ऊपर से नीचे तक का जो है सत्ता का हस्तांतरण भी होता है और आदेश भी जो है ऊपर से नीचे जाते हैं। एकीकरण सिद्धांत का पालन होता है, मतलब एक ही इंसान जो है वो पदों-सोपान सिद्धांत के अंतर्गत संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच एकीकरण का सिद्धांत लागू होता है। इसी वजह से विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से गुथी भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये हेड जो है, इसकी बात मानी जाएगी, ये जो बोलेगा वही बात मानी जाएगी, और फिर इसका आदेश जो है वो आगे वालों तक पहुंचाया जाएगा। तो जो आदेश देने वाला है वो केवल एक ही है, ठीक है। विभिन्न इकाइयों को एक ही पर्सन आदेश दे रहा है, इसीलिए एकीकरण का सिद्धांत माना जाता है। और इससे क्या होता है, एक की बात मानी जाती है, तो ये पदों-सोपान में ये माना जाता है कि एक की बात मानी जाती है, तो जो बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। जब इस हेड ने एक आदेश दे दिया तो इन सबको मानना है, तो अब ये एक दूसरे से बंध कर काम कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आदेश मानेंगे नहीं तो उसके परिणाम क्या होगा। जैसे मैंने कहा पिरामिड के समान होता है, ठीक है। तो पदों-सोपान की तुलना पिरामिड से की गई। इसमें शिखर में एक प्रधान होता है, कि मान लीजिए पुलिस, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस जो है वो एक प्रधान है, उसके नीचे सारे आते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, फिर उप सहायक,
फिर उसके नीचे क्लर्क, इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। इस तरह से एक हेड से लेके यहाँ से लेके नीचे तक कांस्टेबल तक ये सत्ता का जो आदेश है वो जा रहा है। मतलब पुलिस प्रशासन पदों ऊपर से नीचे तक इसी तरह से होता है। और भी दूसरे जितने भी विभाग हैं उन सब में इसी तरह से हो जाए, क्लर्क है, हेड क्लर्क है, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इसी तरह सारी जितने भी विभागों में सभी इसी तरह से ही कार्य करते हैं। अधिकारी कोई आदेश देना चाहता है तो वह आदेश कार्यालय जिसके द्वारा प्रधान लिपिक तक पहुंचेगा, तब उसके माध्यम से लिपिक तक पहुंचेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो डायरेक्टर जनरल जो पुलिस है वो सीधा के सीधा कांस्टेबल को आदेश दे। वो सिस्टमैटिक होगा, वो इसको आदेश देगा, फिर इसको, फिर जाके वो कांस्टेबल तक आदेश जाएगा। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? पहला, इसका लाभ कहते हैं कि आदेश की एकता होती है। आदेश की एकता कैसे होती है? पदों सिद्धांत में के अंतर्गत आदेश देने वाला एक ही होता है। यदि एक साथ अनेक आदेश देने वाले होते तो अर्थव्यवस्था बदल जाती। अगर कई सारे हेड हैं, इसको आदेश मिलना है, अब इसको आदेश मिलना है, ये कई सारे अगर आदेश देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए केवल एक हेड है, वही आदेश दे रहा है सबको। अगर वही सबको आदेश देगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, किसी तरह से अव्यवस्था नहीं होगी। प्रत्येक अधिकारी अपने तत्कालीन उच्चतारी से आदेश ग्रहण करता है। मतलब जैसे ये है, फिर ये इसको दे रहा है, फिर ये इसको दे रहा है, फिर ये इसको दे रहा है, तो इसने आदेश लेना है इसका, इसने आदेश लेना है इसका, इसने आदेश लेना है इसका। तो अधिकारी को पता है कि उसको किसके आदेश का पालन करना है और किसको रिपोर्ट करना है, किसको वो उत्तरदायी है, किसको वो आंसरेबल है। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन, दूसरा आ जाता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। पदों प्रणाली के माध्यम से संगठन में समन्वय आसान हो जाता है, क्योंकि सत्ता का सूत्र सर्वोच्च अधिकारी के पास रहता है। अब समन्वय क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि हेड के पास है, सारी जो पावर्स हैं वो हेड के पास है, इसलिए वो विभागीय शाखाओं में समन्वय स्थापित कर पाता है। अब सारी पावर्स इसके पास है तो इसको पता है कि क्या प्लान यही कर रहा है, टारगेट भी यही बता रहा है कि क्या करना है। ठीक है। आदेश भी यही दे रहा है, ऑर्डर्स भी सारे यही दे रहा है, तो इसको पता है कि किस तरह से सारे कर्मचारियों उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है। क्योंकि एक इंसान है, अगर बहुत सारे हेड होते तो कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता। अगर बहुत सारे एक ही आदेश देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाएगा एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से। पर अगर एक ही हेड दे रहा है सारे ऑर्डर्स तो फिर कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसको हेड को पता है कि मुझे इससे पूछना है, इसको पता है कि मुझे इससे पूछना है, इसको पता है कि मुझे इससे पूछना है, और डायरेक्टली जो काम जो हेड है उसे काम अच्छे से मिल जाएगा। तीसरा होता है नेतृत्व, लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। संगठन को पदासोपान द्वारा विभिन्न स्तरों में बांटकर यह निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन सा किसका नेतृत्व करेगा। अब जो प्रोजेक्ट हेड है वो तो प्लान कर रहा है, ठीक है, वो टारगेट कर रहा है, टारगेट बता रहा है कि ये टारगेट पे, जो नीचे वाले हैं उनको उन टारगेट्स को अचीव करना है। तो इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होगी तो ये बाकी लोगों को दिशा निर्देश नहीं दे पाएगा, और फिर वो बाकी लोगों को दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम अप्रिशिएट करना नहीं जानते हैं, या हम सही से काम को बताना नहीं जानते हैं, अगर हम सही से काम को एक्सप्लेन करना नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब हम में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, इसका मतलब हम नेतृत्व नहीं कर सकते। तो अगर सबको अपना अपना काम पता होगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, अच्छी तरह से काम का डिवीज़न होगा, अच्छी तरह से वर्क एलोकेशन होगा, तो सबको पता है कि उसको क्या काम करना है। इससे क्या होता है, जो हेड होता है उस पर सारा भार नहीं आता, उस पर सारा भार नहीं है कि उसी को टारगेट अचीव करने की सारी दिक्कत, सारी जो भार है वो इसी के ऊपर है। उसने सबको काम बांट दिया है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, एंड में टारगेट अपने आप ही अचीव हो जाएगा। तीसरा जो है वो है एकीकृत व्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। पदोसोपान संगठन की इकाइयाँ नीचे से ऊपर तक पूर्णतः एक सूत्र बनी होती है। मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे तक वो एक दूसरे से बंधी हुई हैं।
अकेले कोई नहीं करेगा, ये सब एक दूसरे से बंधी हुई है। यह समर्थ सुबद्ध और एकत्रित है, मतलब ये क्या है, ये सब एक दूसरे से बंधी हुई है। मतलब अभी ये जो नीचे वाला है इसको रिपोर्ट करना है, ये जो ऊपर वाला है इसको रिपोर्ट करना है, इसको रिपोर्ट करना है। ये एक दूसरे से बंधी हुई है, इनको अपना काम अच्छे से करना है क्योंकि उनको आंसरेबल है, बताना है ये कि मुझे, अगर इनको बताना ही ना होता, सब अलग अलग होते, किसी को बताना नहीं होता तो काम अच्छे से नहीं होता। पर अभी इन्हें पता है कि इसको एक इंसान को इनको रिपोर्ट करना है तो ये अच्छे से काम करेंगे। तो ये जो एक व्यवस्था है वो एकीकृत व्यवस्था है कि एक इनको पता है कि इनको काम का रिपोर्ट देनी है तो अपने काम सही से करेंगे। डॉक्टर MP शर्मा जो है, MP शर्मा जो है, उन्होंने इस एकीकृत व्यवस्था के बारे में कहा है कि यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं। उन्होंने कहा ये एक तरह का क्या है, धागा है, और इस धागे के द्वारा जितने भी हिस्से हैं ये सारे हिस्से जो हैं ये इससे सिले हुए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके लाभों के बारे में। अच्छा, एक और रह गया, सॉरी, आगे है डेलीगेशन ऑफ पावर, सत्ता का प्रतियोजना। सत्ता का प्रतियोजना का मतलब है इस प्रणाली में सत्ता एक जगह सिमट कर नहीं रह जाती है बल्कि हस्तांतरण। मैंने पहले बोला ना कि हेड है तो वो अपने नीचे वाले के पावर है कि वो अपने नीचे वाले से काम करा सकता है, इसके पास पावर है कि वो नीचे वाले से काम कराएगा। तो जो सत्ता है वो हस्तांतरण हो रहा है, एक से दूसरी तरफ वो जा रहा है। एक ही के पास, माना कि हेड है जो वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है, पर जैसे कि हमने अभी बोला था कि उसने क्या करा, बांटा हुआ है, जो काम है वो बांटा हुआ है। तो बांटने की वजह से जो सत्ता है वो भी जो है वो एक जगह सिमट कर नहीं है, उसका भी हस्तांतरण हो रहा है, एक से दूसरी तरफ जा रही है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के जो लोग होते हैं उनको कुछ काम सौंप देता है, तो वो अपना काम जो है वो सही ढंग से करेंगे। अगर वो सही ढंग से करते हैं तो फिर टारगेट अच्छे से अचीव हो जाएंगे। तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब यही है कि हेड जो है वो अपनी पावर और लोगों में बांट देता है, मतलब और लोगों में काम बांट देता है, तो काम के साथ पावर भी आई जाएगी। अब इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर रूट बनाया जाता है, उचित मार्ग, एक प्रॉपर रूट से काम होता है। इसमें कोई भी अधिकारी किसी अन्य के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता। अब जैसे कि हेड है, ठीक है, उसने मैनेजर को एक काम दे दिया, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, तो ये असिस्टेंट मैनेजर का काम नहीं करने लग जाएगा, वो अपना काम करेगा। उसके नीचे क्लर्क होगा, वो अपना काम करेगा, असिस्टेंट का काम नहीं करेगा। तो सबके अपने अपने काम है, वो दूसरे के काम में अतिक्रमण नहीं कर सकता, दूसरे के काम में जाके काम नहीं करने लगेगा। तो ये प्रॉपर वे में किया जाता है, सबका अपना एक काम है और उन सबको अपना अपना काम करना है, तभी व्यवस्था होगी। नहीं तो अगर एक दूसरे के काम में जाकर टांग अड़ाएंगे तो फिर क्या होगा, अव्यवस्था होगी। जैसे कई ऑफिसेज में होता भी है, प्रमोशंस पाने के लिए एक दूसरे के काम में जो है वो अड़ंगा लाते हैं जिससे कि प्रमोशन उनको मिल जाए। जैसे नीचे ये असिस्टेंट है और इसके नीचे एक क्लर्क है, ये चाहेगा कि मैं अड़ंगा ले आऊँ कि बॉस के आगे जो है मैं अच्छा दिखूँगा तो मुझे डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाएगा। तो ऐसा करने से जो है वो मार्ग जो है वो विभाजित हो जाता है, व्यवस्था जो है वो खराब होने लग जाती है। फिर आता है कार्यकुशलता वर्क एफिशिएंसी। पदोन्नति सिद्धांत के आधार पर गठित विभाग में कार्यकुशलता अधिक पाई जाती है। मतलब क्यों कार्यकुशलता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें किसको आंसर करना है, हेड का जो है वो कंट्रोल है, वहाँ लीडरशिप भी हो रही है, ठीक है, एकता बनी हुई है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकत्रित हैं, उनमें क्या बोलते हैं, उनमें समन्वय की भावना है, उन्हें पता है कि उनको अपना काम जो है वो सही ढंग से हेड को पहुंचाना है, ठीक है। तो उनमें क्या है, चुस्ती दुरुस्ती बनी रहेगी, तो उन्हें पता है कि हेड ने डंडा दे रखा है, हेड ने बोल रखा है कि भाई ये काम मुझे इस डेडलाइन पे चाहिए, मैनेजर को बोल दिया इस डेडलाइन, मैनेजर ने नीचे वाले को बोल दिया मुझे इस डेडलाइन पे चाहिए, उसने नीचे वाले को बोल दिया कि मुझे इस डेडलाइन पे चाहिए। तो सब जो है वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, उनमें जो कार्यकुशलता जो है वो आती रहेगी, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है। अगर वो जल्दी जल्दी काम करके नहीं देंगे तो उन्हें पता है कि उसका परिणाम क्या होगा, तो इसलिए उनके अंदर चुस्ती दुरुस्ती
बनी रहती है, वो जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो कार्यकुशलता खुद ही अपने आप ही इस सिद्धांत के माध्यम से कार्य में आ जाती है। अब इसके कुछ और भी लाभ हैं। जो उर्विक ने इसके बारे में कहा है कि प्रत्येक संगठन में सीढ़ीनुमा श्रृंखला वैसे ही आवश्यक है जैसे कि घर में अपना निकास। जब हम घर में जो सफाई करते हैं ना, घर में नालियाँ होती हैं, उसी तरह उन्होंने कहा है कि सीढ़ीनुमा श्रृंखला वैसी है जैसे घर में नालियों से सफाई हो जाती है बाहर, ठीक है। किंतु इस कड़ी को संचार का एकमात्र साधन बनाना वैसे ही अनावश्यक है जैसे घर के निकास में समय बिता देना। उन्होंने कहा पर अगर हम केवल सफाई के अगर घर में केवल एक ही नाली है जिससे सारे घर का कबाड़ा जा रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा और सारा दिन हमें उसी नाली को साफ़ करने में लग जाएगा। पर अगर घर में और बहुत सारी नालियाँ होंगी तो काम हमारा जो है वो आसान हो जाएगा। हमें अनावश्यक तौर पे सारा समय उसी निकासी में नहीं लगाना पड़ेगा, वो एकमात्र साधन नहीं होगा हमारे पास। इसलिए सीढ़ीनुमा श्रृंखला के बारे में वो यही कहते हैं कि अगर ये एक अच्छी चीज़ है, निकासी हो रही है, पर अगर केवल हम इसी के भरोसे रहेंगे तो फिर अवरोध आएंगे और समय बर्बाद भी हो सकता है। उर्विक का ये कहना है। अब लाभ देख लेते हैं, कुछ और लाभ बताए गए हैं संगठन में। प्रत्येक बड़े संगठन में उद्देश्य की एकता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, अगर सबको पता है कि एक ही हमें टारगेट ऑब्टेन करना है तो वो सही से काम करेंगे, जिससे केवल सौंपन काम व्यवस्था से प्राप्त किया जाता है। जैसे हेड है, वो नीचे के हेड, उसको पता है टारगेट ऑब्टेन करना है, वो नीचे वाले से देगा, वो उसके नीचे वाले से कहेगा, ठीक है। MP शर्मा ने कहा कि यह संगठनात्मक समन्वय एकजुटता का माध्यम है। यह संगठन के ढांचे से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार सीमेंट किसी भवन के ढांचे में। अभी पीछे उन्होंने कहा था कि एक धागे से गूंथे हुए हैं ये, उसी तरह वो इस समय भी कह रहे हैं कि वो कैसे संगठन के ढांचे उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार सीमेंट किसी भवन से जुड़ा रहता है। जैसे सीमेंट किसी भवन से जुड़ा रहता है वैसे ही ये एकजुटता से जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर कहा है ऊपर और नीचे दोनों संपर्क का माध्यम उपलब्ध है इस संगठन में। हम ऊपर से और नीचे दोनों में संपर्क देख सकते हैं। प्रत्येक क्रमिक यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका संबंध किसी से। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनका संबंध बना हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। फिर यहाँ पे भी उत्तरदायित्व की बात हो रही है, उचित माध्यम की बात हो रही है, वही सब है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैंने वही जो छोटे वे में कहा है, ये थोड़े बड़े वे में बताया गया। फिर इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, इसकी कुछ कमियाँ भी हैं, इस में। जैसे कार्य में विलम्ब हो सकता है, मतलब देर लग सकती है। क्यों देर लग सकती है? क्योंकि क्या होता है, हम हमारा एक वो है ना, हेड से नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो कार्य में विलम्ब होता है। क्योंकि भाई जब तक ये ऊपर वाला ऑर्डर नहीं देगा तब तक ये काम नहीं करेगा, इसको ये ऑर्डर नहीं देगा ये काम नहीं करेगा, इसको ये ऑर्डर नहीं देगा ये नहीं काम करेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाता है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप देखेंगे कि वो जो काम करते हैं कैसे करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि भाई जो फाइल है वो ऊपर से आई नहीं अभी तक, जब तक फाइल ऊपर से नहीं आएगी तो मैं कैसे काम करूं। तो उससे क्या होता है कि काम जो है वो रुकता रहता है, उसमें इस वे में काम करने में बहुत मुश्किल आ जाती है। क्योंकि जिसको काम चाहिए उसको सही से मिल नहीं पाता, क्योंकि वो उसको ये सुनने को मिलता है कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर नहीं आए, ऊपर से फाइल मेरे पास तक नहीं पहुंची है, ठीक है। दूसरा है अधिक खर्चीले पद्धति। पदोन्नति व्यवस्था अनावश्यक खर्च को जन्म देती है। अब इतने सारे लोग हैं, इतना पूरा ये स्टेप होगा, इससे खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इतने सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, इतने सारे रिसोर्सेज चाहिए उन्हें काम करवाने के लिए, ठीक है। अगर हम इस वे से अगर चलते हैं तो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। नौकरशाही सबसे ज़्यादा तकलीफ़जनक है। इसमें आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट देखें, वहाँ देखिए नौकरशाही है। क्या होता है कि लंबी प्रक्रिया होती है, काम अनावश्यक रूप में रुक जाता है। ये हेड जो है ये इसके साइन चाहिए हमें, अभी हम नीचे हैं, हमें इसके साइन चाहिए, हम डायरेक्टली इसके पास ही जा सकते हैं साइन लेने के लिए,
हमें इतने सारे लोगों से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें उसके साइन मिलेंगे। तो वो जो है वो ख़राब है, वो जो है वो लंबी प्रक्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से खर्चा भी ज़्यादा होता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा होता है, और काम भी जो है वो उसमें विलम्ब आ जाता है। लचीलापन नहीं है, ये नीचे वाला अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता, इसमें लचीलापन नहीं है, ये अपने आप से काम नहीं कर सकता, ये चाहे जब जैसा चाहे वैसे काम नहीं कर सकता, इसलिए लचीलापन नहीं है। इसको इसी पद्धति में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको तोड़कर आगे बढ़ जाए या ये अपने हिसाब से काम कर ले, उसको इसी वे में काम करना पड़ेगा। तो लचीलापन का अभाव है। ये यहाँ पे भी वही सभी बातें कही गई हैं, मैंने ये पूरा वो शॉर्ट में आपको बताया, ये पूरा उसी तरह से बातें बताई गई हैं इसमें, ये कैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैंने आपको यहाँ पे मैंने बोला था, पिरामिड की बात मैंने आपको बोली थी, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बहुत काम जो होता है वो उसमें विलम्ब हो जाता है। मैंने बोला बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि क ख की बात मानेगा, ख ग की मानेगा, ये मानेगा। अब इसको जो है अगर इसको डायरेक्टली इसको पहुँचाना है, कोई बात कहनी है, तो इसको इतने सारे लोगों से गुजरना पड़ेगा। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि इसमें इतना समय व्यर्थ हो जाता है, इतना जो है समय वो ख़राब होता है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम ये सारा जो इतना लंबा प्रोसेस है इसको छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वो दिया है, उन्होंने इस विलम्ब को कम करने के लिए और इस श्रृंखला को में एक पुल बनाने के लिए उन्होंने एक बात कही, वो है स्तर लांघना। उन्होंने कहा कि अगर हम स्तर लांघ दें, हम कुछ को छोड़ दें और तब आगे बढ़ जाएं, तो ये विलम्ब जो है वो ख़त्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम बीच में एक पुल बना दें, जैसे कि ये चौ को तौ को खबर देनी है, वो सीधा का साझा उसको खबर दे दे। पर इसमें क्या करना पड़ेगा, और लोगों को भी उसको ये बात बता देनी चाहिए कि वो सीधा ही दे रहा है, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि गौ को सीधा कौ को खबर देनी है, तो उसको खौ को बता देना चाहिए। अगर कौ को सीधा गौ को खबर देनी है, तो वो खौ को भी बता दे पहले कि भाई मैं सीधा दे रहा हूँ, या गौ कौ को खबर दे रहा है तो वो बता दे खौ को कि भाई मैं सीधा खबर देने जा रहा हूँ। या ऐसे ही चौ जो है वो अगर उसे गौ को खबर देनी है, तो वो ढौ और घौ को बता दे कि वो सीधा खबर दे रहा है। तो अगर बीच में विचार विमर्श करके खबर दी जाए तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और खबर जो है वो सही रास्ते में भी पहुंच जाएगी और समय भी बच जाएगा। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से, एक तो पुल बना के, यहाँ पे एक पुल बना के हम सीधा खबर दे दें, या फिर हम ऐसे पहले से बताकर हम स्तर को लांघ कर भी खबर दे सकते हैं। और ये बताया है हेनरी फ्योल ने। ये हेनरी फ्योल ने इसको गैंग प्लैंक का नाम दिया। उन्होंने कहा कि लंब रेखा वाले संबंधों की स्थापना के साथ साथ संगठन में समांतर आधार पर भी संबंध स्थापित होना चाहिए। ये लंबे जो संबंध हैं, इनके साथ साथ भी छोटे छोटे संबंध भी होने चाहिए, जिससे कि काम जो है वो जल्दी हो सके। गैंग प्लैंक का अर्थ होता है लेवल जंपिंग। लेवल जंपिंग मतलब हम इस लेवल को छोड़ के यहाँ जंप कर जाएंगे, या इतने सारे लेवल को छोड़ के हम यहाँ जंप कर जाएंगे, या पूरा ये छोड़ के हम सीधा ही जंप कर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर में। वास्तव में समन्वय की व्यवस्था है, मतलब कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि सीधा के साधा यहाँ जाएगा। जो हमारी फाइलें अटकी रहती हैं वो फाइलें अटकी नहीं रहेंगी, सीधा के सीधा वो फाइल जो है वही यहाँ चली जाएगी साइन होने के लिए। इस व्यवस्था द्वारा एक विभाग का कर्मचारी सीधे सीधे दूसरे विभाग में संपर्क स्थापित कर सकता है। सीधे सीधे अगर मुझे जैसे पेंशन होती है ना, जैसे पेंशन लेने जाते हैं लोग, तो उनको दिक्कत होती है, या फिर आप जैसे कि मुझे किसी की पेंशन लगवानी है तो उसको बहुत सारे चक्कर काट के तब वो यहाँ आ सकता है। पर अगर एक पुल बना दिया जाए या फिर कुछ स्तरों को लांघ कर सीधा चला जाए, तो वो काम कितना आसान हो जाएगा और उस इंसान को इतना भागा दौड़ी करना भी नहीं पड़ेगा, है ना। ये हेनरी फ्योल ने कहा।
तो ये मैंने यहीं पर यही लिखा है यहाँ पे कि कार्य की गति में तेजी लाने के लिए बीच में एक या अधिक स्तरों को लांघा जा सकता है। जैसे क सीधा ग से संपर्क स्थापित कर सकता है यदि ग को ख को यह बता दे, अगर ग ख को यह बता दे कि वो क के बीच क्या विचार विमर्श चल रहा है। ऐसा ही एक भारत सरकार ने किया था फाइल लांघना परीक्षण। उन्होंने फाइल लांघना परीक्षण एक शुरू किया था, योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत सोपान क्रम के मध्यवर्ती स्तरों को लांघकर फाइलें सीधा निर्णय अधिकारी के पास पहुंचती थी। मैंने बताया ना, सीधा वो वहाँ हेड के पास साइन होने चली जाती थी। ऐसी योजना उन्होंने शुरू की थी, फाइल लांघना परीक्षण। अंत में कहते हैं कि प्रत्येक स्तर पर वरिष्ठ अधीनस्थ के बीच समुचित आपसी विश्वास व आधार से सौंपन काम संगठन व्यवस्था में होने वाली देरी को भले ही पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, पर काफ़ी कमी ला सकते। ऐसे करके हम पूरी तरह तो नहीं समाप्त कर सकते, पर हम थोड़ी कमी ला सकते हैं। हम एक पुल बना के या स्तर लांघ के हम समय बचा सकते हैं। वो दो रास्ते मैंने जो बताए, पुल बनाना और स्तर को लांघना, उसी की बात यहाँ पे कही गई। तो ये था हमारा हायरार्की पदों सोपान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको नॉलेजेबल लगता है, आपको अच्छा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और हिंदी कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इस हिंदी कंटेंट के लिए इसको और लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी में वीडियोस बहुत कम मिलती हैं और मैं इसको और बेहतर बनाऊंगी। उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे क्या और अच्छा इसमें करना चाहिए, क्या और अच्छे से आपको समझाना चाहिए, किस तरह से और अच्छे से समझाना चाहिए जिससे आपको समझ आए। उसके मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बगल में बेल है, उस बेल को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी हर वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर वीडियोस डालती रहूँगी आगे, जब तक कि एग्ज़ाम